सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड में फसल कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि नागार्जुन हैं। इन्होंने कविता के साथ साथ अन्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। इन्होंने मैथिली, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा में भी अनेक कविताएं लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ये वास्तव में जन कवि कहे जाते हैं। फसल नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे जो किसान भाई हैं, वे जो खेतों में अनेक प्रकार की उपज उत्पन्न करते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, गन्ना, चावल, सरसों, चने, दलहन, जितनी भी सारी हमें खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वे सब फसल के ही अंतर्गत आती हैं। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं तत्वों का कवि ने इसमें सजीव चित्रण किया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कह रहे हैं कि फसल जो है वो किसी एक या दो नदी के नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। पानी का जादू क्यों कहा है कवि ने? कि कोई बीज भूमि पर पड़ा होता है और बहुत समय से पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा काल में पानी से उसका संपर्क होता है, अर्थात उस बीज पर पानी पड़ता है, बारिश होती है, तो कुछ समय के बाद ही उसमें अंकुरण हो जाता है और एक वह पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसा लगता है जैसे पानी ने उसमें जादू कर दिया है, अर्थात उस बीज को एक पौधे में, एक अंकुरण में, एक अंकुर में परिवर्तित कर दिया। तो जैसे पानी ने जादू कर दिया है। और नदियों के पानी का जादू कैसे है? नदी, एक नदी से तो सिंचाई नहीं होती, बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों से भी नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। और दूसरा कारण इसका है कि नदियों से जो पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे बादल बनते हैं, तो बाद में वर्षा काल में वही बादल इस पृथ्वी को, उस पानी को वापस लौटा देते हैं। तो इसलिए किसी एक या दो नदी के पानी का योगदान नहीं है फसल को उत्पन्न करने में, बल्कि अनेक नदियों का योगदान है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। और पानी के बाद जब फसल में अंकुरण हो जाता है, वो अंकुरित हो जाती है, पौधे का रूप धारण कर लेती है, तब क्या होता है? लाखों करोड़ों जो किसान हैं, उनके हाथों के स्पर्श से ही वह एक फसल का रूप ले पाती है। क्योंकि यदि किसान उस खेत में मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हमें वह फसल प्राप्त नहीं होगी। अर्थात जो किसान हैं वे खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, फसल की कटाई करते हैं, फिर उसे मशीन से निकालते हैं, तब जाकर के हमें कहीं ये सारी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। क्योंकि एक किसान के जो फसल उत्पन्न करने से इस संसार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, बल्कि जो लाखों करोड़ों किसान हैं वह परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमें वह फसल उस रूप में प्राप्त होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब इसमें कवि अगला तत्व कौन सा बता रहे हैं? फसल की उत्पत्ति में तीसरा तत्व क्या है? मिट्टी। और मिट्टी भी एक जैसी नहीं, हजारों खेतों की अलग अलग गुणधर्म वाली मिट्टी है। उस सारी अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसल उत्पन्न होती है। अर्थात एक ही फसल आप यदि सारी ही प्रकार की, सभी प्रकार की मिट्टियों में यदि एक फसल लगा दोगे तो वे फसल उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक फसल के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे काली, संदली, दोमट, रेतीली, कई प्रकार की मिट्टी होती हैं। तो कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं, एक या दो खेतों की मिट्टी नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों की जो मिट्टी का गुणधर्म है वह उस फसल में आता है। अर्थात उस फसल में जो मिट्टी है, जो मिट्टी का गुण है, उसी गुण के द्वारा वह फसल उत्पन्न होती है।
फसल क्या है। अब कवि ने 3 तत्व बता दिए, उसके बाद स्वयं ही प्रश्न कर रही हैं कि फसल क्या है, और कुछ तो नहीं है वह। तो फिर क्या है? नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल क्या है? और कुछ नहीं है। तो फिर क्या है जब कुछ भी नहीं है? तो इसमें केवल 5 चीजें हैं जो कवि बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी? नदियों के पानी का जादू है, जो अभी मैंने पहले आपको स्पष्ट किया है कि नदियों के पानी का जादू क्यों है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात जो हमारे किसान भाई फसल उगाते हैं उसमें अपना जो परिश्रम है उस परिश्रम को करते हैं, और उस मेहनत से खून पसीने की जो उनकी कमाई है उससे ही उस फसल को वे तैयार करते हैं। तो इसमें किसके हाथों के? किसानों के हाथों के जो स्पर्श है उसकी महिमा फसल है। अगला तत्व बताते हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात अनेक प्रकार की जो मिट्टियां हैं, कवि ने केवल 3 लिखी हैं लेकिन इससे भी अधिक होते हैं मिट्टियों के जो प्रकार हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, संदली खुशबूदार मिट्टी, इसके अलावा भी जो दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, इन मिट्टियों का जो गुण धर्म है उसी के द्वारा वह फसल उत्पन्न होती है। और सूरज की किरणों का रूपांतरण है। सूरज की किरणें जब फसल पर पड़ती हैं तो पत्तियां क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं, और उस भोजन से वह जो फसल है, जो पौधे हैं, वे ऊर्जावान होते हैं, और वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो कवि को ऐसा लगता है जैसे फसल के रूप में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप ग्रहण कर रहे हैं। तो जो फसल खेत में लहला रही है वह क्या है? सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जो हवा है वो हवा की थिरकन मतलब हवा का चलना, हवा का बहना। तो जो हवा चल रही है उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे ये सिमट कर, सिकुड़ करके, संकुचित रूप में, संकुचित रूप में इस फसल में समा गई है, और उसी के माध्यम से वो फसल सांस ले रही है और लहलहा रही है। अर्थात हवा का भी फसल के लिए अत्यधिक उपयोग होता है, उपयोगी होती है फसल के लिए हवा, क्योंकि यदि हवा नहीं मिलेगी, हवा के बिना तो कोई भी सांस नहीं ले पाता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है जो हवा से वो पौधे, वो फसल सांस ले रही है, तो कैसा लगता है कवि को? जैसे हवा का सिकुड़ा हुआ संकुचित रूप उस फसल में समा गया है, जिसके माध्यम से वह फसल सांस ले रही है और लहलहा रही है। इस प्रकार ये जो कविता है फसल, तो कवि ने इसमें जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनके योगदान का सजीव चित्रण किया है, और कवि इस कविता के माध्यम से हमें उपभोक्ता संस्कृति से कृषि संस्कृति के निकट ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कविता में हम महानगरों में रहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति में जीते हैं, तो हमें कृषि संस्कृति और फसलों के महत्व के बारे में इतना जो है पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। इसलिए कवि फसल के प्रति, प्रकृति के प्रति, किसानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस कविता को उन्होंने लिखा है, और इसी प्रकार से वह हमें कृषि संस्कृति के समीप लाना चाहते हैं। तो ये कविता जो है, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, वह भाषा बोलचाल की भाषा है, और इसमें गत्यात्मकता और लयात्मकता भी है। कवि इसमें एक बात और बताना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात, कि जो सृजन है वह अकेले नहीं होता, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। अर्थात यदि केवल प्रकृति चाहे तो भी फसल उत्पन्न नहीं कर सकती, और केवल मनुष्य चाहे तो भी फसल उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इन दोनों के सहयोग से ही किसी भी चीज का सृजन होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। आप इसके विषय में कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।